अब जो 28 वाला सेक्शन है इसके बाद, उसमें बोला है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। अब जब बात जोमेटो की चल रही है तो मैं आपको वही एग्जांपल दे देता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से ये सेक्शन 28 का यूज किया। अब देखो जोमेटो कंपनी जो है, जब वो स्टार्ट हुई अराउंड 2010-11 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसका बिजनेस आइडिया क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, अपने यूज करते हैं तो नथिंग न्यू। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब कंपनी की कोई रेपुटेशन, कोई गुडविल, कोई ब्रांड वैल्यू ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने ना एक वेबसाइट स्टार्ट की थी। एक्चुअली जो उसके फाउंडर है वो खुद बैंगलोर में कंपनी में जॉब कर रहे थे, क्योंकि वो आईआईटी से, तो वहाँ पे वो एक टेक कंपनी में जॉब कर रहे थे। और उनका एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम ये था कि भाई जब लंच टाइम होता था ना, तो लंच टाइम में वहाँ पे कैंटीन एरिया तो था, लेकिन वहाँ पे खुद इन हाउस कैंटीन नहीं थी। तो वहाँ का ना सारा स्टाफ उनको खाना मंगवाना पड़ता था कोई ना कोई रेस्टोरेंट से नियर बाई। अब पॉइंट ये है कि आधा एक घंटे का लंच टाइम है, उसके अंदर सब कैंटीन एरिया में जाते हैं, फिर फूड ऑर्डर करते हैं, फूड आता है, फिर खाना खाने बैठते हैं तो लेट हो जाता है। और वहाँ पे फिर उन्होंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि भाई जो भी रेस्टोरेंट्स थे ना नियर बाई, उसका मेन्यू नहीं होता टेक अवे मेन्यू, तो वो लाके ना ऑफिस पे उन्होंने वो कैंटीन में रख दिया था कि सब लोग आते थे, उसमें से पढ़ते थे, फोन करके खाना मंगा लेते थे। अब बोले इसमें भी भीड़ हो जाती थी क्योंकि इतना हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ, मेन्यू कार्ड के एक दो वो लीफलेट पड़े हुए हैं, तो उसमें भी लड़ाई हो रही है कि भाई पहले मुझे ऑर्डर करने दे, ये वो, तो केओस क्रिएट होता था। वहां से उनको आइडिया ये है कि क्यों ना हम इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा निकाले जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की, और फूडी बे या समथिंग कुछ नाम था, जोमेटो से पहले जो ओरिजिनल उसकी वेबसाइट थी। उस वेबसाइट पे उन्होंने ये सारे मेन्यू का फोटो डाल दिया कि अब बोले क्यों फिजिकल पेपर के लिए लड़ाई करनी है कि दो डॉक्यूमेंट है, 4 लीफलेट है, 5 पैम्फलेट है, आप वेबसाइट ओपन करके कभी भी देख लो और उसके बेस पे आपको जो फोन करके ऑर्डर करना है वो कर लो। तो बेसिक आइडिया वो नीड के बेसिस पे था। फिर उन्होंने उसका नाम थोड़ा सा इंप्रूव किया कि भाई इसको चेंज करते हैं, तो जोमेटो जो नाम है वो उन्होंने फ्रेम किया। अब एक कंपनी है इन्फो एज लिमिटेड करके, आप स्टॉक मार्केट में भी सर्च करोगे ऑनलाइन तो भी उसकी डिटेल मिल जाएगी, या आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा naukri.com, पता है, naukri.com, 99acres.com, policybazaar.com, ये सबकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज इन्फो एज। तो इन्फो एज के जो फाउंडर है उन्होंने उनका बेसिक आइडिया वही है, वो ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता चला कि ये जोमेटो जैसी कोई वेबसाइट जो फूडी बे करके उन्होंने स्टार्ट की है, तो इसके फाउंडर को बुलाया, सामने से मीटिंग की और बोला कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो भाई इसको थोड़ा सा हमें और पॉलिश करके एक प्रॉपर ऐप में या वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहिए, और मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तब के टाइम में उन्होंने इस कंपनी के लिए फंडिंग किया, अराउंड 50 या 51 करोड़ रुपीस ऐसा कुछ उन्होंने फंड किया, और वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जोमेटो कंपनी का है। उसमें से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर आगे वो ब्रांड को डेवलप किया, क्योंकि इन्वेस्टर से फंडिंग मिलना बहुत नेसेसरी है स्टार्टअप के लिए। पैसा होगा तभी तो आप उसमें से कुछ बिजनेस बढ़ाओगे। तो दैट वाज द फर्स्ट फंडिंग। अब उसके बदले जोमेटो ने क्या, मतलब इन्फोएज ने क्या किया, जोमेटो में एक परसेंटेज स्टेक परचेस कर लिया, इक्विटी, जो अपने अभी शार्क टैंक में नहीं देख रहे थे सेम वैसा, कि भाई इतनी इक्विटी मुझे दे दो और इतना पैसा मेरे से ले लो। तो 51 करोड़ के सामने कुछ परसेंटेज इक्विटी इन्फोएज ने ओन कर ली कि अब जोमेटो में मैं भी एक पार्टनर हूँ या ओनर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। वैसे करके उन्होंने कंपनी को ग्रो किया। अब जब आप देख रहे हो कि 2021 में इतने साल के बाद जोमेटो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, तो जोमेटो में आईपीओ जो लॉन्च हो रहा है, उस आईपीओ में जितना वो पैसा मांग रहे हैं, जो अमाउंट मैंने आपको बोला वो देख लो। जैसे अमाउंट, जो एग्जैक्ट अमाउंट है दैट इज 9375 करोड़। तो इस अमाउंट में एडिशनल पैसा मांगा जा रहा है, मतलब पब्लिक को भी बोला जा रहा है कि आप लोग भी इन्वेस्टर बन जाओ, आप भी हमें पैसा दे दो, जैसे इन्फोएज ने दिया ना, वैसे आप भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर बन जाओ। तो कितना पैसा वो फ्रेश इशू के नाम पे मंगवा रहे थे इसमें, दैट वाज 9000 करोड़। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू का मतलब पता है क्या है, कि कंपनी की कैपिटल इतने अमाउंट से बढ़ने वाली है। आप सब लोग जो पैसा दोगे वो ये 9000 करोड़ बनेगा, इतना हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ये पैसा हम यूज करेंगे कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के लिए। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें इन्फोएज की बात कर रहा हूँ, इन्फोएज ने ऐसा बोला कि भाई मेरे पास कंपनी के जितने भी शेयर है, कुछ 15-16% या 20% शेयर थे उनके पास, तो बोला उसमें से हम एक हमारा हिस्सा भी पब्लिक को ऑफर करने के लिए रेडी है। थोड़ा स्टेक मुझे कंपनी में कम करना है। कम करने का इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, कम करने का इंटेंशन ये है कि जो मैंने इतने साल इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट को मुझे थोड़ा सा एनकैश करना है। वो जो 50 करोड़ लगाए थे वो निकालने भी तो है। तो इन्फोएज ने बोला कि 375 करोड़ के जो शेयर है वो मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ पब्लिक को। समझ आ गया? तो ये 9000 करोड़ जो है ना, ये फ्रेश इशू है, लेकिन ये जो 375 करोड़ है वो क्या है, वो इन्फोएज का एग्जिस्टिंग शेयर है। मतलब पता है, ये कंपनी में नया पैसा ऐड नहीं होने वाला, मालिक बदलने वाला है। 375 करोड़ के शेयर ऑलरेडी इन्फोएज के पास जोमेटो में थे, उसने वो शेयर आपको बेच दिए, आपने खरीद लिए, और 375 करोड़ जोमेटो को दे दिए। जोमेटो को इस अमाउंट से कैपिटल में कोई फर्क पड़ा, कुछ प्लस माइनस हुआ नहीं, ओनर ही तो बदला। तो इसको अपने बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एग्जिस्टिंग मेंबर्स। जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है वो अपना थोड़ा सा स्टेक सेल करके कुछ पैसे एनकैश कर रहा है। आया समझ में? अब जब ये आईपीओ आया जोमेटो की, उसके बाद जो वैल्यूएशन निकली, वो वैल्यूएशन इतनी भारी थी
मतलब ओवर वैल्यूड थी। और आज जोमेटो की स्टॉक मार्केट में जो कंडीशन है उससे समझ में आ ही रहा है कि ओवर वैल्यूड थी। कंडीशन ये है कि आईपीओ इन्होंने लॉन्च किया था तो एक शेयर का प्राइस रखा था 72 से 76 रुपीज। जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो जोमेटो का शेयर अराउंड कुछ 91 रुपीज पे लिस्ट हुआ। भाई एक शेयर की वैल्यू 91 रुपीज है। ये बढ़ते बढ़ते अभी जब मार्केट पीक पे था 140 150 तक गया। तो जिसको 90 में लगा था 150 हो गया, वो खुश हो रहा है, बोले मेरा इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न। कितने लोग बेच के निकल गए। लेकिन अभी जब थोड़ी रिसेशन वाली कंडीशन आई, मार्केट खराब हुआ ये वॉर के बाद, तो वो सिचुएशन में ना ये ओवर वैल्यूड शेयर्स लोगों ने बेचना चालू कर दिए, क्योंकि कंपनी तो लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी की इतनी वैल्यू कैसे बढ़ती जा रही है। तो अब ये जो वैल्यू डाउन आई है, आज की डेट में शेयर इतने का है। हाँ भी देख लो, ऑनलाइन चेक कर लो, 53 रुपीज का शेयर है। तो जिसने 72 76 में अलॉटमेंट लिया था वो अब उससे भी नीचे चल रहा है। तो ये जो हाइप क्रिएटेड ओवर वैल्यू टेक कंपनीज हैं, फूड टेक कंपनी है जो भी आप बोलो, तो इनकी ये अभी करंट सिचुएशन है। जो ओवर वैल्यूएशन 2021 में स्टॉक मार्केट में सब लोग कूद रहे थे, वैल्यू इतनी बढ़ा दी थी, अब वो रियल वैल्यू पे आ गई है। आ रहा है समझ में। तो ये सब चीजें हो रही है। अब इसमें जो इन्फो एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्फो एज कंपनी ने यहाँ पे इतने साल में क्या बेनिफिट कमाया जोमेटो में, वो भी आप देख लो। जो उन्होंने शेयर खरीदा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको नहीं बोला 51 करोड़ पे करके, उसके बदले कुछ परसेंटेज हिस्सा उनको कंपनी में मिला। जब कंपनी लिस्ट हुई, इस दिन पे जो वैल्यूएशन आई कंपनी की, वो कुछ 50,000 to 60,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन आई थी। कि आज की डेट में जोमेटो की जो वैल्यू है वो 60,000 करोड़ रुपीस के अराउंड है। उसमें इन्फो एज का ये जो परसेंटेज था, उसकी जब वैल्यूएशन की कि ये अमाउंट कितना बन गया, तो वो अमाउंट कुछ आया था 16,500 करोड़ के आसपास। वो जो 50 करोड़ लगाए थे ना स्टार्टिंग में, वो 10 साल में कितने हो गए, 16,500 करोड़ इस वैल्यूएशन पे। समझ में आ रहा है। आज ये वैल्यूएशन आधी हो गई तो ऑब्वियसली उनका शेयर भी आधा हो ही गया होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी काफी है ना। 50 करोड़ का 16,000 करोड़ हो गया, और कुछ चाहिए लाइफ में। 7 जन्म का काम हो गया ना, अब कमाना है क्या। तो वही तो होता है, स्टार्टअप में रिस्क लिया ना 50 करोड़ लगा के, वो विजन था ना, तो उस कंपनी को वहां तक पहुंचाया गया, इतना बड़ा आईपीओ निकला, इतनी वैल्यूएशन आई, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ी। तो स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका विजन होना चाहिए कि फ्यूचर में पैसा कमा के देगा या नहीं देगा। तो उसमें से इन्होंने क्या किया, इतने रुपए के अपने शेयर, एक छोटा सा स्टेक बेचा एज ऑफर फॉर सेल, और इतना पैसा उन्होंने इनकैश कर लिया। आया समझ में। तो आप देखना कोई भी आईपीओ जो लॉन्च होता है, आप उसकी डिटेल चेक करोगे तो बताते हैं कि हमारा टोटल जो पैसा रेज करने का टारगेट है वो ये है। उसमें बाइफर्केशन होता ही है कि फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है। फ्रेश इशू वो है जो कैपिटल में ऐड होने वाला है, और ओएफएस वो है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। और ये रेशियो देखना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो उल्टा होता ना तो बहुत बड़ा रिस्क था। इन शॉर्ट, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको खुद को ही कंपनी में अपना शेयर होल्ड नहीं करना है, वो बेचने की बात कर रहे हैं। सपोज इसमें से 9,000 करोड़ ओएफएस होता, वो क्या शो कर रहा है, प्रमोटर को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं कि बिजनेस आगे चलेगा, वो अपना पैसा एनकैश करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आप जैसों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है पेटीएम। पेटीएम में एक ही बंदे ने कमाया, उसके फाउंडर ने, बाकी सबने डुबाया। 2100 रुपए का शेयर लॉन्च किया, 700 रुपए पे अभी चल रहा है। समझ आया। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होंगे ना, तो आज वो 30,000 है। तो जो आईपीओ में लॉटरी टिकट लोग खरीद रहे थे ना कि 1 का 2 हो जाएगा, वो 1 का आधे से भी कम हो गया। तो ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं, और पेटीएम ने तो पूरा मार्केट हिला दिया कि 2100 रुपए का शेयर, वो आईपीओ को जो लॉटरी टिकट लोगों ने समझ लिया था ना गैम्बलिंग के लिए, एकदम से उनको ना रियलिटी समझ में आ गई कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद वो जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ाया अपने एलआईसी ने। एलआईसी की भी यही हालत है, जोमेटो की भी। 2021 में जितने आईपीओ निकले हैं 80% अभी ये कंडीशन में। तो ओवर हाइप था सारा मार्केट, अब रियलिटी पे आ गए कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, तो किस बात का इतना पैसा। समझ में आया। ये तब नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब लोगों को भी रियलिटी पता चल रही ऐसा। तो ये सब कंपनीज में कितनी बार क्या होता है कि ओएफएस में ना जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर नहीं है वो अपना पैसा जो है कमा के निकल जाता है, और डूबता कौन है उसमें, रिटेल इन्वेस्टर, जिनको ये लगा था कि आज 700 में खरीदूंगा, कल 1500 में बेच दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आज 700 में खरीदा, कल 300 में होल्ड करके बैठूंगा, फिर सोचूंगा बेचूं या ना बेचूं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो दोनों तरफ जा सकता है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं रहेगा। ये बोलो, कोई डाउट इसमें, क्लियर। तो सेक्शन 28 है ना, इसकी बात कर रहा है। अब जेपी मॉर्गन की स्टोरी भी देख लेते हैं इसमें। ये सारा आईपीओ जेपी मॉर्गन ने जो है ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, तो उन लोगों की भी कहीं ना कहीं कुछ कमीशन बीच में रही होगी। वो कमीशन का अमाउंट कितना था पता है, 229 करोड़। ये कमीशन अर्न किया जेपी मॉर्गन ने। बोले इतना पैसा, रेशियो में देखा जाएगा ना, जितने का आईपीओ उन्होंने मैनेज किया उसके सामने कुछ परसेंटेज में ही चार्ज किया होगा। तो इतनी फीस जो है जेपी मॉर्गन ने चार्ज की पूरा आईपीओ मैनेज करने की। तो सबसे अच्छा बिजनेस तो यही है। ये सब चक्कर में पड़ो, इससे अच्छा ये काम करो। तो इसमें आपको ये भी अमाउंट छोटा थोड़ी ना है, भले 1-2%, आधा % जो भी होगा, लेकिन मोर देन इनफ है इतना। एक जन्म तो इसमें भी निकल ही जाएगा, टेंशन वाली बात है। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ये सारा
रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया जोमेटो का, गूगल पे सारी डिटेल अवेलेबल है और उसके साथ अपना ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो 28 में ये स्टोरी थी और 25 जो मैंने आपको बोला वो जनरली समझा रहा था कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो जो कंपनी मैनेज कर रही है वो जो डॉक्यूमेंट दे रही है उसको हम डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस ना बोल के डीम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, इतने। तो 25 और 28 रिलेटेड भी है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस भी। अब आप दोनों की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया। क्लियर? तो आपको इसमें से कुछ नोट करना और नंबर जिसमें लिख के रखने हो तो आप लिख के रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो भी ध्यान रहेगा। और भी कोई कंपनी की आपको ऐसी डिटेल ढूंढनी हो जिसका आपने आईपीओ लास्ट ईयर देखा हो या पैसे वैसे लगाए हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये बाइफरकेशन मिलेगा। LIC में देख लो, पेटीएम में देख लो,